लोगों का स्वागत है। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत रखा है साहित्य का समाजशास्त्र और साहित्यिक परिवर्तन, और ये विषय रखते समय हमारे सामने कोई पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे एक दोस्त हैं नरेश गोस्वामी, उनका ये बार बार कहना था कि इस विषय पर जरूर मैं कुछ बोलूं, क्योंकि उन्होंने एक मेरी एमफिल की क्लास का वीडियो देखा जिसमें कि थोड़ी बहुत असुविधा थी उन्हें देखने में। तो ये सोचा गया कि अब मैं वैसी क्लास तो नहीं ले सकता अभी फिलहाल, और न मैं रिपीट करता हूं कभी। तो जो मुझे लगता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। साहित्य के समाजशास्त्र को हिंदी की आलोचना एक तरह से अनटचेबल विषय के तौर पर देखती रही है। हिंदी के जो आलोचक हैं वो साहित्य का समाजशास्त्र पसंद नहीं करते। हिंदी के आलोचकों का जो सारा का सारा दारोमदार है वो इस बात पर टिका हुआ है कि आलोचना होनी चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए, साहित्य का समाजशास्त्र नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात बता रहा हूं कि एक जमाने में रामचंद्र शुक्ल की आलोचना की किताब रामविलास शर्मा ने लिखी, और यह किताब लिखते समय जब ये किताब आई तो उन्हीं के दौर के एक बहुत बड़े आलोचक थे शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान ने इस किताब की आलोचना करते समय समाज साहित्य के समाजशास्त्र के पदबंध का गाली की तरह इस्तेमाल किया। किताब रामविलास शर्मा ने लिखी है वह साहित्य के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लिखे, इसलिए साहित्य में एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदी की एक दूसरी दुर्दशा बता रहा हूं मैं आपको। हिंदी में एकमात्र आलोचक हैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे, जिन्होंने के बहुत ही महत्वपूर्ण किताब साहित्य के समाजशास्त्र के संदर्भ में लिखी है। डॉक्टर नगेंद्र से लेके और बहुत सारे लोग, वो लोग जानते ही नहीं है कि साहित्य का समाजशास्त्र किसे कहते हैं। आप लाइब्रेरी जाइए, आपको लाइब्रेरी जाने के बाद में पता चलेगा कि हिंदी के अधिकतर जो लेख प्रोफेसर हैं, हिंदी के अधिकतर जो आलोचक हैं, उन्हें यह मालूम ही नहीं है साहित्य का समाजशास्त्र एक अलग किस्म का अनुशासन है। के नाम बताएं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वहां पर एक खास तरह का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रचलन में है कि अगर तुलसी पर करना है, कबीर पर करना है, भीष्म साहनी पर करना है, तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला अध्याय लगा दो पीएचडी में, एक समाजशास्त्री पृष्ठभूमि का अध्याय लगा दो पीएचडी में, और हो गया समाजशास्त्रीय अध्ययन। अनुसंधान में राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि के अध्याय लगाना समाजशास्त्रीय अध्ययन नहीं कहलाता। लेकिन अब यह बात कहे कौन?
क्योंकि सभी यहां दिग्गज हैं और सभी के पास में कम से कम 20-20, 25-25, 15-15 साहित्य के महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदी में अकेला साहित्य का समाजशास्त्र प्रोफेसर नामवर सिंह से भी पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन नामवर सिंह जानते हुए भी साहित्य के समाजशास्त्र पर लिखते नहीं थे, अवॉइड करते थे। उन्होंने बहुत कम 1-2 चीज लिखी है। तो जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि हिंदी का जो एकेडमिक परिदृश्य है, जिसमें अभी गाजर मूली की तरह प्रोफेसर पैदा हुए हैं, मोदी के जमाने में तो प्रोफेसर का और भी ज्यादा अवमूल्यन हुआ है। यह अवमूल्यन पहले से चला आ रहा था, लेकिन अभी ये जो पीक पर पहुंच गया है। तो साहित्य का समाजशास्त्र एक अलग अनुशासन है और इस अलग अनुशासन के अपने नियम हैं, अपने तरीके हैं, और हमें वे नियम, वे तरीके, वे चीजें हमें जाननी चाहिए कि साहित्य के समाजशास्त्र को कैसे हम देखें। साहित्य के समाजशास्त्र का मतलब वह नहीं है, साहित्य का समाजशास्त्र का मतलब साहित्य का दृष्टिकोण नहीं। साहित्य के समाजशास्त्र में विद्यालय था जहां के सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट के लोगों ने सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के पहलू पर सबसे अधिक काम किया। अब जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय खुला और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ये सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर का पर्चा एमफिल के कोर्स में दाखिल किया गया, तो निश्चित तौर पर उससे बहुत मदद मिली विद्यार्थियों को, समझने में मदद मिली। मुझे अभी नहीं मालूम कि सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर का पर्चा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र था सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के अध्ययन का, वो था जादवपुर विश्वविद्यालय। बाकी अधिकतर विश्वविद्यालय सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर को एक डिसिप्लिन के तौर पर ठीक से देखते ही नहीं थे, जानते भी नहीं थे, आज भी नहीं जानते अधिकतर प्रोफेसर। तो आप समझिए कि हम कितने अभी पीछे हैं। तो हिंदी में अभी ये सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर एक तरह से अनटचेबल सब्जेक्ट है। हां, किताबें हैं क्योंकि पाठ्यक्रम में लगवानी होती है, लोगों को पाठ्यक्रम में प्रवेश कराना होता है अपनी किताबों का, पाठ्यक्रम के शासन के अनुसार लिखी गई है, और यह बहुत विलक्षण चीज है। एक ग्लोबल दुनिया में हम लोग रहते हो, ग्लोबल इंटरेक्शन में रहते हो, लेकिन हम साहित्य के समाजशास्त्र को न जाने। साहित्य के समाजशास्त्र पर बातचीत करते समय ये एक बुनियादी चीज है कि हम इसके जो बेसिक्स हैं, इसके जो बेसिक आलोचक हैं, उनको हम पढ़ें और पढ़ाएं। जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल के लोग हैं, उन्होंने साहित्य के समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बकिंगम जो के लोग हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। मिखाइल बाख्तिन ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इसके अलावा रेमंड विलियम्स हैं, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य के समाजशास्त्र की दृष्टि से। साहित्य के समाजशास्त्र की दृष्टि बन जाओ, कोई भी पुरस्कार हासिल कर लो, इसके लिए जरूरी है गुटबाजी करो।
इस पर जितनी मेहनत हिंदी का प्रोफेसर करता है, अगर उसका 10% मेहनत उसने पढ़ने पढ़ाने पर की होती तो हिंदी की शक्ल एकदम बदली हुई होती। मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है, मैं तो हिंदी के अधिकतर प्रोफेसर को जानता तक नहीं है, मेरी कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है किसी से। लेकिन पीड़ा तो है, क्योंकि मैं हिंदी का शिक्षक हूं, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता हूं, मैं हिंदी पढ़ाया है, मैंने हिंदी मेरी रोजी रोटी रही है। तो मैं जब हिंदी के प्रोफेसरों को अर्जुन सिंह से लेके दिग्विजय सिंह, रमेश पोखरियाल से लेके कृष्ण गोपाल शर्मा के चरणों में बैठे हुए देखता हूं तो मेरा शर्म से सिर झुक जाता है। इन नेताओं के चरणों में बैठ के हिंदी का उत्थान नहीं हो सकता। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, आप अखबार तो सोचिए, लिटरेचर एक अलग डिसिप्लिन है। इसके लिए आप सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन अध्यापन के जरिए जो आप अपनी रोजी रोटी कमाते रहे, सूर, कबीर, तुलसी, जायसी, दादू, इन पर बात करके जो आप अपना गोरख धंधा चलाते रहे, इस गोरख धंधे से भी आप साहित्य का समाजशास्त्र नहीं समझ सकते। तो हिंदी के सामने तो चुनौती बहुत गहरी है। हिंदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हिंदी का जो शिक्षक है, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाता है, उसकी मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं अपना, उससे आप उसकी आयरनी समझ सकते हैं। आप मेरे विश्वविद्यालय में विष्णुनंदन शास्त्री थे, बहुत शानदार टीचर थे, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाने के बहुत बढ़िया टीचर थे, और बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो बाद में राज्यसभा के मेंबर बने बीजेपी की तरफ से, वो बाद में यूपी के राज्यपाल बने। तो मुझे संयोग से पहली बार जब हमारे प्रयास से जब वहां कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमफिल का कोर्स इंट्रोड्यूस कराया, तो वहां तो मैंने ऐसे ही हंस के शास्त्री जी से पूछा कि शास्त्री जी, आपके पास मिखाइल बाख्तिन की कोई किताब है क्या? क्योंकि मुझे मिखाइल बाख्तिन पढ़ाना था एमफिल में। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। अब मेरे लिए शॉकिंग। अब मैं जब तक ये स्टाफ रूम में ये बात कर रहा था, उसी समय हमारे लिंग्विस्टिक्स के एक प्रोफेसर हैं जो कि बहुत अच्छे आदमी थे, वो अचानक दाखिल हुए, और वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। दाखिल हुए, हंस के नमस्कार प्रणाम हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपनार काछे मिखाइल बाख्तिनेर बोई आछे की? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास सब पुस्तक है, तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो मैंने कहा मुझे सारी पुस्तकें दे दीजिए, मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा। मैं नया ही नया गया था, मुझे शहर का भी ज़्यादा अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। मैं थोड़ा सा परेशान भी था, तो पैसे भी नहीं थे उतने, तो मात्र 2200 रुपये तनख्वाह थी मेरी। कभी नहीं। विष्णुनंदन शास्त्री विलक्षण टीचर थे, लेकिन वो मिखाइल बाख्तिन का नाम तक नहीं जानते थे, और यही वह जगह थी जहां से मुझे झटका लगा। तो मैं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ के गया था, तो मैं ये सोच के चल रहा था कि भाई जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं उनको तो, प्रोफेसर को तो जनरली पता रहता है। लेकिन पहली बार मेरी शिक्षा हुई कि नहीं, प्रोफेसर का मतलब ये नहीं है कि प्रोफेसर जानता भी हो, और अभी स्थिति एकदम चरम पर है। तो जब हम साहित्य के बारे में बात करें, साहित्य के समाजशास्त्र के बारे में बात करें, और साहित्य में घट रहे विभिन्न परिवर्तनों को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखने के बारे में बात करें, तो एक चीज साफ तौर पर समझें कि साहित्य की आलोचना एक अलग डिसिप्लिन है, और साहित्य का समाजशास्त्र अलग डिसिप्लिन है।
ये दोनों एक चीज नहीं है। साहित्य का समाजशास्त्र एक स्वतंत्र अनुशासन है, डिसिप्लिन है। यहां खाली अनुमान के आधार पर साहित्य के समाजशास्त्र के जो है जिसे कहें के बारे में लिखा जाता है। साहित्य के समाजशास्त्र का बाकायदा एक सुसंगत अनुशासन के तौर पर विकास किया गया, और यह विकास साहित्य के आलोचकों, इतिहासकारों, इन सबके साथ में संवाद और संघर्ष करते हुए हुआ। वहां पर भी यह डिबेट है कि साहित्य के समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र डिसिप्लिन माने कि न माने, एक स्वतंत्र अनुशासन माने कि न माने, ये वहां पर भी बहस है। अनेक समाजशास्त्री हैं जो कि ये मानते रहे हैं लंबे समय तक कि साहित्य का समाजशास्त्र के एक अनुशासन के अंग के तौर पर साहित्य के समाजशास्त्र को देखना चाहिए। समाजशास्त्र के एक अंग के तौर पर अगर साहित्य के समाजशास्त्र को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि आप उसकी स्वायत्त विकास की संभावनाओं को नहीं देख पाते। जो लखनऊ में जो लोग थे उनमें दुर्जड़ी प्रसाद मुखर्जी का सबसे ऊपर नाम था। उनकी परंपरा में कालांतर में पीसी जोशी ने वह काम आगे बढ़ाया, और भी लोग थे। दुर्जड़ी प्रसाद मुखर्जी की स्थान बिंदु के तौर पर उस पुस्तक को लिया जा सकता है हिंदुस्तान के संदर्भ में। तो सवाल यह है कि क्या समाजशास्त्र के या समाज विज्ञान के एक अंग के तौर पर, शाखा के तौर पर, सोशियोलॉजी की एक शाखा के तौर पर हम साहित्य के समाजशास्त्र को देखें, या साहित्य के समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र अनुशासन माने। यह डिबेट पश्चिम में भी थी। हमारे यहां तो अभी डिबेट शुरू ही नहीं हुई है। हमारे यहां तो साहित्य के समाजशास्त्र के प्रति एक तरह से अनटचेबल भाव है। हम नहीं सीखेंगे और हम नहीं सुधरेंगे, इस पद्धति के साथ हिंदी में अभी पठन पाठन और शोध होता है। जबकि आज की स्थिति में यह है कि आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल में आप टाइप कीजिए सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर टाइप कीजिए, आपको दर्जनों किताबें मिलेंगी, दर्जनों लेखकों के नाम मिलेंगे। आपको यह पता चलेगा क्या क्या दुनिया में चल रहा है, कैसी पत्रिकाएं छप रही हैं, लिखा जा रहा है, लेकिन आपको हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ काम नहीं हो रहा है। मेरा मानना यह है कि साहित्य के समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र अनुशासन के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता रहा है और लिखा जाता रहा है, उसमें अधिकांश साहित्यिक समाजशास्त्र है, उसका साहित्य के समाजशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। और जब हम ये कह रहे हैं कि वहां अधिकतर लोगों ने साहित्यिक समाजशास्त्र के रूप में इसका सोशियोलॉजी में विकास किया है, तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो लेखन है, इस लेखन से आप सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के जो बेसिक्स हैं उन्हें विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि साहित्य को पढ़ने के लिए एक समाजशास्त्री के पास में समाजशास्त्री दृष्टि तो होनी ही चाहिए, लेकिन साहित्यिक दृष्टि भी होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि हिस्ट्री के लोग हैं, जो कि आए दिन साहित्यिक पाठ का इस्तेमाल करते हैं।
जब इस्तेमाल करते हैं तो वे साहित्यिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें वे अपने समाजशास्त्री दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं, वे अपने समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके, उनके लिए साहित्यिक कृति एक डाटा है, वो एक तथ्य है। जबकि वास्तविकता यह साहित्यिक कृति फिक्शन है, कल्पना है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें और सारे चरित्र हैं जिनके पठन पाठन से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन वे चरित्रों के मूल्यांकन, संवेदना के मूल्यांकन, अनुभूति के मूल्यांकन, इन सबसे समाज विज्ञानियों का कोई संबंध नहीं है। मेरी नजर में कोई ऐसी अभी किसी समाज विज्ञानी की, भारत समाज विज्ञानी की, एक पीसी जोशी को छोड़कर, एक डीपी मुखर्जी को, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी को छोड़कर किसी समाज विज्ञानी की मेरे नजर से कोई कृति नहीं गुजरी जिसमें साहित्यिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि, इन दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए साहित्य के समाजशास्त्र का निर्माण किया गया हो। होते हैं और सामाजिक साक्ष्यों के बिना महत्वपूर्ण चीज नहीं है, उससे आगे निकलने की जरूरत है। मसलन हम कोई एक सामान्य सा विषय लें और उसको अपने तरीके से देखें। मसलन यही सवाल है, पहले साहित्य के समाजशास्त्र के दृष्टिकोण को जब आप हिंदी में लागू करेंगे तो पहली समस्या यह आएगी, आपकी साहित्य की परिभाषा क्या है? क्या साहित्य की प्रचलित परिभाषा से आप साहित्य के समाजशास्त्र का निर्माण कर सकते हैं? क्या साहित्य की जो प्रचलित परिभाषा है चलन में, क्या वह हमारी साहित्य के समाजशास्त्र के निर्माण में मदद करती है? हमारे यहां जो ट्रेडिशनल जो संस्कृत काव्य शास्त्र है, जिसमें कि काव्य था, नाटक था और दूसरी चीजें थी, वहां एक काव्य की परिभाषा है प्रचलन में। तो वहां जो काव्य की परिभाषा है प्रचलन में, वहां नाटक की परिभाषा है प्रचलन में, क्या उससे साहित्य का समाजशास्त्र बन सकता है? नहीं बन सकता। अन्योन्याश्रित या डायलेक्टिकल रिलेशन को साहित्य का समाजशास्त्री मानता है, वो चाहे जिस स्कूल का हो। और वो ये भी मानता है कि साहित्यिक विधाओं में कोई भी विधा शाश्वत नहीं, और कोई भी विधा और उसका फॉर्म वो सामाजिक संदर्भ के बिना पैदा नहीं होता, उसका कोई ना कोई सामाजिक कारक जरूर होगा। तो बालकृष्ण भट्ट पहले हिंदी के आलोचक थे जिन्होंने कि इस बात पर ध्यान खींचा। उन्होंने 1 जुलाई 1881 में हिंदी प्रदीप में लिखा, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और ये साहित्य की जो पहले से प्रचलित धारणा थी, जो संस्कृत काव्यशास्त्र के जरिए निर्मित हुई थी, जिसका कि अभ्यास हम 18 साल से कर रहे थे, ये उससे एकदम आगे एक लंबी छलांग थी। संस्कृत की जितनी भी परिभाषा समाज से नहीं जोड़ती। पहली बार बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में जुलाई 1881 में लिखा कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्चर था ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। और यहीं से
यहीं से आलोचना एक अनुशासन के तौर पर, पहले हमारे यहां काव्य शास्त्र था, आलोचना नहीं थी। यही वो जगह है, यही वो प्रस्थान बिंदु है जहां से कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है, साहित्य आलोचना की शुरुआत होती है। हम थोड़ा से आगे बढ़े, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में दाखिल हुए, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में दाखिल होते समय द्विवेदी जी ने साहित्य को सिर्फ भावना कहा गया, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, अब इसमें ज्ञान भी जोड़ दिया गया। हिंदी में जो कि पहला आधुनिक काल का बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम लोग छायावाद के आंदोलन के तौर पर जानते हैं, छायावाद के आंदोलन के दौर के सबसे प्रमुख बड़े आलोचक और इतिहासकार जिनकी की किताबें हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो दोनों धारणाएं, बालकृष्ण भट्ट की और महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये दोनों धारणाएं, साहित्य संबंधी धारणाएं, ये दोनों धारणाएं छायावादी कवियों की मदद नहीं कर सकती और छायावादी आंदोलन की मदद नहीं कर सकती। तो उन्होंने छायावादी जो रचनाशीलता थी उसके अनुरूप साहित्य की एक नई बदलनी शुरू हुई। पहली बार एक नया परिवर्तन घटा। 19वीं शताब्दी के पहले तक साहित्य शाश्वत हुआ करता था, साहित्य अपरिवर्तनीय था। साहित्य की जो डेफिनेशन एक बार दे दी गई, वो चलती रही। 1800 साल तक हमने एक ही डेफिनेशन से काम चलाया, हम कितने कंजर्वेटिव थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक नया परिवर्तन घटा, बालकृष्ण भट्ट ने जिसकी नींव रखी, और वहां से साहित्य की पहली बाधा हमने पार की। और वो बाधा क्या थी? साहित्य शाश्वत होता है, अपरिवर्तनीय होता है। इस बाधा को हमने पार किया और हमने ये चीज अपने अभ्यास में, साहित्यकारों ने, आलोचकों ने अपने अभ्यास में इसको लाने की कोशिश की कि साहित्य परिवर्तनीय होता है। साहित्य में शाश्वत जैसी कोई चीज नहीं होती। और ये बुनियादी डिपार्चर था साहित्य के समाज दृष्टिकोण के लिहाज से। के अंदर परिवर्तन घटित होते हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। संचित प्रतिबिंब है कहा तो यह धारणा ज्यादा दिन तक नहीं चली। प्रगतिशील आंदोलन 36 में प्रगतिशील आंदोलन के आने के बाद साहित्य की धारणा फिर बदल गई। यानी साहित्य की धारणा के परिवर्तन का संबंध साहित्यिक आंदोलनों के परिवर्तनों के साथ जुड़ा हुआ है। वो साहित्यिक आंदोलन क्यों पैदा होते हैं? उनका सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के और उसमें घट रहे परिवर्तनों के साथ में गहरा संबंध है। सो पहली बार एक नई चीज सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के लिहाज से सामने आई। वो क्या? कि साहित्य में परिवर्तन का नियम, साहित्य और आंदोलन के अंतर संबंध का सिद्धांत, साहित्यिक आंदोलन और साहित्य की अवधारणा में परिवर्तन का नियम, ये तीन चीजें हमारे सामने आई और ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी।
लिटरेचर, और नेशनलिटी के लिटरेचर को लेके सबसे पहले जातीय साहित्य की धारणा पर, जातीय भाषा की धारणा पर सबसे पहले ध्यान खींचा राहुल सांकृत्यायन ने, और उसके बाद में रामविलास शर्मा ने दर्जनों किताबें लिखी, सबसे ज्यादा लिखा उन्होंने। तो चले थे कहां से? काव्य की धारणा से, जिस पर कि हम 1800 वर्ष से काम कर रहे थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में जो परिवर्तन घटित होने शुरू हुए, बालकृष्ण भट्ट ने जिसकी नींव डाली, और नींव क्या डाली कि युग के परिवर्तनों और आंदोलनों के साथ में साहित्य की धारणा का गहरा संबंध होता है, और ये सिलसिला जब चल निकला तो इसको समझने में साहित्य का समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। साहित्य की आलोचना इसमें मदद नहीं कर पाती। मसलन ये एक जरूरी चीज थी कि जब जातीय साहित्य की धारणा दी गई, लैंग्वेज भी हो, नेशनलिटी की लैंग्वेज हो, तो इसके लिए जरूरी है कि नेशनलिटी के फॉर्मेशन की संभावनाएं भी हो। अब आप कल्पना कीजिए, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो नेहरू कमेटी बनी, उस नेहरू कमेटी ने पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात स्वीकार की। तो फ्रीडम मूवमेंट के साथ में एक गहरा संबंध है नेशनलिटी की लैंग्वेज, नेशनलिटी के लिटरेचर, उसके विकास का। तो जातीय भाषा पर, जातीय साहित्य पर बात करेंगे तो कहां नजर जाएगी? स्वाधीनता आंदोलन पर। अब तक साहित्य के अध्ययन और पठन पाठन में हमारी नजर आंदोलन पर नहीं जाती थी। साहित्य था, साहित्य की अंतर वस्तु थी, साहित्य के फॉर्म थे, इन पर ही हम सोचते थे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचते थे। और जब हम जातीय साहित्य, जातीय भाषा, इन पर बात करेंगे तो हम नेशनलिटी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया पर भी बात करेंगे। तो जातीय गठन की जो प्रक्रिया क्या है, जातीय भाषा के निर्माण के रूप क्या है और प्रक्रिया क्या है, जातीय साहित्य के निर्माण के रूप क्या है और प्रक्रिया क्या है, इन तीनों पर हमारा ध्यान जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम लोग नेशन कहते हैं, जातीयता जिसे हम लोग नेशनलिटी कहते हैं, जातीय साहित्य और जातीय भाषा, ये सारी चीजें मिलके एक नए साहित्य, और ये सारी की सारी चीजें जब आप साहित्यिक विमर्श में दाखिल करते हैं तो फिर आप एक नए पैराडाइम में दाखिल होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साहित्य में विश्व साहित्य की धारणा का आना। तो एक तरफ हमारे यहां साहित्य से हम लोग आगे गए, जातीय साहित्य, जातीय भाषा, जातीयता के निर्माण की प्रक्रिया में दाखिल हुए, और वहीं साथ साथ हमारे साहित्य के क्षेत्र में विश्व साहित्य की धारणा का प्रवेश होता है। और सब लोग जानते हैं कि विश्व साहित्य की धारणा के निर्माण में, विश्व में अपने साहित्य को विभिन्न भाषाओं में स्वीकृति अर्जित करने में कई भारतीय लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसमें रवींद्रनाथ टैगोर थे, उसमें फैज अहमद फैज थे, उसमें अल्लामा इकबाल थे, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब हम कहां दाखिल हो रहे हैं? अब लोकल नहीं थी, हर चीज ग्लोबल थी। लेखक के पास में अपना दृष्टिकोण तो था ही, लेकिन लेखक के निजी दृष्टिकोण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका विश्व दृष्टिकोण। आलोचना थी, लेकिन आलोचना के दुनिया के विभिन्न कोनों में पैदा हुई आलोचना के साथ में गहरे रिश्ते भी विकसित हुए, उसका इंपैक्ट विकसित हुआ।
रामचंद्र शुक्ल ने जो आलोचना लिखी, उस आलोचना पर पश्चिम की आलोचना के विभिन्न सिद्धांतकारों का गहरा असर है, उनके विचारों का गहरा असर है। तो जब हम साहित्य पर बात करेंगे तो साहित्य पर बात करते समय हम लोकल होंगे या ग्लोबल होंगे? हम लोकल होंगे और ग्लोबल भी होंगे। यह संभव ही नहीं है कि हम साहित्य पर बात करें और सिर्फ साहित्य के टेक्स्ट पर बात करें और साहित्य के संदर्भ पर बात करें और साहित्य के लेखक के संदर्भ पर बात करें जैसी कि परंपरा थी। उस परंपरा से निकल के अब हम एक नए संदर्भ में दाखिल हो रहे थे कि अब साहित्य तो था, लेकिन साहित्य का जातीय परिदृश्य था। जाति और साहित्य की जातीय भाषा और जातीय परंपरा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रक्रियाएं साहित्य में घटित हो रही थी, उनसे गहरा संबंध था। मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूं जिससे कि आप इस चीज को समझ सकते हैं। प्रगति गठन वो सिर्फ भारतीय दिमाग की उपज नहीं था। सब लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो फासीवाद पैदा हुआ, उस फासीवाद का प्रतिवाद करने के लिए विश्व स्तर के संस्कृति कर्मियों, लेखकों ने जो एकजुटता प्रदर्शित की और अपना सम्मेलन किया, उस सम्मेलन के आह्वान की प्रक्रिया में प्रगतिशील लेखक संघ का जन्म हुआ। और इसका पहला मसौदा, इसके घोषणा पत्र का पहला मसौदा लंदन में बैठे यंग प्रतिभाशाली जो भारतीय लेखक थे, नौजवान थे, जिनमें एक एक दो दो रचनाएं लिखी थी, उन लोगों ने वर्कआउट किया था उसे, और उन्होंने उस मसौदे को तैयार करके प्रेमचंद को पोस्ट कर दिया। पहली बार एक ऐसा आंदोलन पैदा हुआ जिस आंदोलन का संबंध पूरे ग्लोबल एंटी फासिस्ट मूवमेंट से था। और यह घटनाएं कब की? 1930 के बाद के जो परिवर्तन हैं पूरी दुनिया में, एंटी फासिस्ट जो मुहिम संस्कृति के क्षेत्र में शुरू हुई, उसमें खासतौर पर 34, 35, 36 के दौर की जो घटनाएं हैं, उन्होंने तो अब साहित्य पर जब भी बात होगी तो उसका एक विश्व संदर्भ होगा। साहित्य पर जब भी बात होगी उसका एक राष्ट्रीय संदर्भ होगा। साहित्य अब लोकल नहीं रहा, साहित्य अब स्थानीय नहीं रहा, हिंदी का साहित्य अब सिर्फ हिंदी का साहित्य नहीं रहा। और यही वह जगह थी जहां से कि मैंने पिछली एक बातचीत में जिक्र किया था, हजाइफा द्विवेदी ने पहली बार इस बात को रेखांकित किया कि अब हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते समय, हिंदी पर बात करते समय हमें भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य पर में बात करनी होगी। और ये आचार्य शुक्ल से विकसित दृष्टिकोण था। और जब तक हम प्रगतिशील लेखक संघ और उसके आंदोलन के साथ दाखिल होते हैं तो फिर दुनिया भर की और चीजें भी सामने आती हैं। तो पहली चीज ये कि आपकी जो साहित्य की धारणा थी वो साहित्य की शाश्वत धारणा थी। उस और साहित्य सिर्फ अपने देश के ही परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि विश्व स्तर पर जो परिवर्तन घट रहे हैं उनसे प्रभावित होता है। सब लोग जानते हैं इस बात को, इसमें कोई अब डिस्प्यूट नहीं है कि 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन ने भारतीय साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। उसमें बांग्ला के लेखक भी शामिल थे, उसमें हिंदी के लेखक भी शामिल थे, उसमें तमिल के लेखक भी शामिल थे। क्रांति हुई सोवियत संघ में, लेकिन प्रभावित सारी दुनिया हुई, क्योंकि जो नई जो दुनिया है जिसे हम लोग पूंजीवादी दुनिया कहते हैं, पूंजीवादी दुनिया की विशेषता यह है कि यहां कोई भी चीज लोकल लेवल पर घटित सिर्फ नहीं होती, बल्कि हर चीज का अपना एक लोकल सिरा है तो दूसरा सिरा इसका ग्लोबल है, अंतरराष्ट्रीय है। भूमंडलीकरण का जो 1990-91 के बाद फेज शुरू हुआ है, यहां से सारी चीजें शुरू नहीं होती ग्लोबलाइजेशन की, बल्कि यह कहना जरूरी है कि साहित्य की एक
दृष्टि, वह जो लेखक की स्थानीय होती है, जातीय होती है, वही उसके साथ में उसकी विश्व दृष्टि का भी गहरा संबंध है। तो साहित्य, जातीय साहित्य और हिंदी वाले तो अभी साहित्य में ही अटके हुए हैं, जातीय साहित्य तो चर्चा करते ही नहीं है। रामविलास शर्मा ने की, कुछ मार्क्सवादियों ने की, बाकी तो कोई करता ही नहीं है। और विश्व साहित्य तो बहुत दूर की बात है। विश्व साहित्य के विकास का संदर्भ पूंजीवादी बाजार के विकास की प्रक्रिया से गहरे जुड़ा हुआ है। मार्क्स का एक बहुत फेमस कोटेशन है इस प्रसंग में, जिससे कि आप विश्व साहित्य के विकास की प्रक्रिया और पूंजीवादी बाजार के विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। मार्क्स ने लिखा था, बाजार के विस्तार के कारण बुर्जुआ वर्ग ने दुनिया के हर हिस्से पर हमला किया है, हर कोने पर कब्जा किया है, जगह जगह नई बस्तियां बसाई हैं और नई संचार व्यवस्था कायम की है। इस प्रक्रिया में पुरानी स्थानीय और जातीय आत्मनिर्भरता समाप्त हुई है, अलगाव मिटा है और राष्ट्रों के बीच और विशिष्टता को बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। तरह तरह के विश्व साहित्य की धारणा पर विचार करते समय गोथे के साहित्य का बार बार जिक्र किया जाता है और उसका मूल्यांकन होता है। तो मैं बुनियादी तौर पर जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि साहित्य की धारणा पर विचार करते समय, उसकी परिवर्तनशील धारणा पर विचार करते समय साहित्य के अपने जातीय भाषा के साथ संबंध, जातीय संस्कृति के साथ संबंध, जातीय साहित्य के साथ संबंध और साथ साथ उसके विश्व साहित्य के साथ अंतरक्रियाओं को और संबंध को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरी एक चीज और है जिसको कि कायदे से समझा जाना चाहिए, वो ये कि साहित्य की जो परिवर्तनशील धारणा, इस परिवर्तनशील धारणा के निर्माण में दो चीजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक है ट्रांसपोर्टेशन, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, और एक है मॉडर्न कम्युनिकेशन। हमारे जो साहित्य के जो लोग हैं, साहित्य के जो आलोचक हैं, वे साहित्य के विकास को विधाओं के विकास के तौर पर देखते हैं। वो एक विधा से दूसरी विधा की तरफ, एक लेखक से दूसरे लेखक की तरफ, एक उपन्यास से दूसरे उपन्यास की तरफ यात्रा करते रहते हैं। वे इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते कि साहित्य का जो आधुनिक साहित्य का जो विकास है वो इन दो चीजों पर बहुत और ट्रांसपोर्टेशन। दिमाग ही नहीं लगाया। सिनेमा आया तो सिनेमा ने क्या परिवर्तन किया हमारे दिमाग में, हमारे साहित्य में। हम ये सोचने को अभी समय ही नहीं निकाल पाए हैं कि छापे की मशीन के आने के बाद में साहित्य में किस तरह के परिवर्तन घटे। स्वीपिंग स्टेटमेंट है, कोई रिसर्च नहीं है। तो हमारे यहां जो कम्युनिकेशन की जो विभिन्न जो रूप रहे हैं, मीडियम रहे हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, अखबार है, फिल्म है, हम तो इसे अभी साहित्य के विकास के साथ जोड़कर ही नहीं देखते। इनमें जो छपी हुई सामग्री है उसे साहित्य के तौर पर देखते ही नहीं है। हम तो किताब में जो छपी हुई साहित्यिक कृति है उसे ही साहित्य मानते हैं। कुछ थोड़ी बहुत कसरत की थी जिसमें कि भारतेंदु युग के साहित्य को और उनकी पत्र पत्रिकाओं के साहित्य को शामिल कर लिया, लेकिन जब बाद में जो रेला चला साहित्य का, उसने साहित्य की जो प्रचलित धारणाएं थी और मान्यताएं थी उनको ध्वस्त कर दिया।
ट्रेडिशनल माध्यम के तौर पर लिटरेचर जिसे हम लोग कहते हैं, माध्यम इन दोनों में भेद करके नहीं देखता है। साहित्य के जो लोग हैं वो भेद करके देखते हैं और वे जनमाध्यमों में प्रकाशित रचनाओं को साहित्य नहीं मानते। तो साहित्य के समाजशास्त्र का नजरिया विकसित करने के लिए ये जो जनमाध्यमों में प्रकाशित साहित्य और ट्रेडिशनल माध्यमों में, ट्रेडिशनल माध्यम मतलब किताब है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, ये जो ट्रेडिशनल विधा रूप है, इसमें प्रकाशित जो रचनाएं हैं इसे वो साहित्य मानते हैं। तो साहित्य के समाजशास्त्र में दाखिल होने का मतलब यह कि ये जो क्लासिफिकेशन जो प्रचलन में, इस क्लासिफिकेशन को ध्वस्त किया जाए, अस्वीकार किया जाए। और साहित्य समाजशास्त्र के लिए सिनेमा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उपन्यास महत्वपूर्ण है। किताब जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही रेडियो नहीं है। तो ये जो विभाजन आधुनिक काल में किया गया, ये विभाजन अनसाइंटिफिक था और साहित्य के समाजशास्त्र के दृष्टिकोण को जब आप लागू करेंगे तो आप इस विभाजन को आधार बना के काम नहीं कर सकते। तो साहित्य का जो आलोचक है और साहित्य का जो प्रोफेसर है उसकी मुश्किल क्या है? उसकी मुश्किल यह है कि वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो पढ़ाना चाहता है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका, भारतेंदु युग में प्रकाशित जो दूसरी पत्रिकाएं हैं उनके साहित्य को वो साहित्य नहीं मानता, पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं को वो साहित्य नहीं मानता। और जब अगर किसी ने माना भी, जैसा कि रामविलास शर्मा ने और दूसरे लोगों ने, कुछ लोगों ने किया भी, तो वे कालांतर में उनके पैरेलल जो पॉपुलर अखबार थे, उन अखबारों में जो छपी हुई सामग्री है उसे तो आपने नोटिस ही नहीं लिया, उसकी ऑडिटिंग ही नहीं हुई अभी तक। मसलन जब आप ये बात करते हैं कि हमें कहानी पर बात करनी है, आज की कहानी कैसी है, या वे कहानीकार जो साहित्यिक पत्रिकाओं में छप रही हैं जिनकी कहानियां वे आपके दिमाग में होगी, आपके दिमाग में यह तो होता ही नहीं है कि दैनिक अखबार में जो वीकली कहानी छपती है, मसलन अगर हिंदी में 1000 अखबार छप रहे हैं तो 1000 अखबार में अगर वीकली एक कहानी छपती है तो इसका मतलब यह कि 1000 कहानियां हर सप्ताह छप रही हैं। तो मैं सामयिक कहानी का परिदृश्य जब बनाऊंगा और उसके बारे में समझ बनाऊंगा तो मैं इन अखबारों की कहानियों को नोटिस लूंगा कि नहीं लूंगा। जब मैं कहता हूं कि मुझे कविता पर बात करनी है, तो मैं जब कविता पर बात करूंगा तो मैं क्या वह साहित्यिक विधाओं में लिखी गई कविता उसी पर बात करूंगा या और दूसरे जो मीडियम में आई हुई कविता उस पर भी बात करूंगा। आप बात देखिए लोगों से, आप कहिए लोगों से, क्या आप अपने यहां आज भी सिनेमा के लिए जो गीत लिखे जा रहे हैं, सिनेमा के लिए जो गीत लिखने वाले लेखक हैं, गीतकार हैं, क्या उनके लिखे को जो हिंदी में लिखे गए गीत हैं, क्या उन जो प्रचलन में है इस वर्गीकरण को नहीं मानता? उसके लिए साहित्यिक विधाओं में जो ट्रेडिशनल विधाएं थी, ट्रेडिशनल मीडियम थे, उनमें छपी हुई जो रचनाएं वे साहित्य हैं, उनका भी उतना ही मूल्य है जितना कि जन माध्यमों में छपी हुई प्रकाशित कम्युनिकेट की गई रचनाएं हैं, उनका भी उतना ही मूल्य है। तो साहित्य की नई धारणा बनाते समय आपको ये जो पहले से फिक्स जो समझ है उस समझ को आपको बदलना होगा। अब प्रेमचंद भी जितने महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण देवीनंदन खत्री भी है। देवकीनंदन खत्री के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉपुलर लेखक हैं,
आप भीष्म सानी के उपन्यासों को बहुत महत्वपूर्ण माने, गुलशन क्यों नहीं महत्वपूर्ण मानते? आप भीष्म सानी के उपन्यासों के जरिए, तमस के जरिए आप भारत को देखना चाहते हैं, लेकिन आप गुरुदत्त को नहीं देखेंगे तो आपको उस सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा का पता ही नहीं चलेगा जिसने हिंदुस्तान को पूरी तरह से विभाजित कर दिया है। गुरुदत्त ने 8 उपन्यास लिखे हैं भारत विभाजन पर, और बहुत ही जहरीले उपन्यास लिखे हैं, लेकिन आप तो डिबेट नहीं करना चाहते उसके बारे में। आप आरएसएस पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप गुरुदत्त पे बात नहीं करना चाहते। तो आप गुरुदत्त पे जब तक बात नहीं करेंगे, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो साहित्य के समाजशास्त्र के लिए जरूरी है कि साहित्य का जो वर्गीकरण का जो ढांचा जो आधुनिक काल में बनाया गया, उस ढांचे को बदला जाए। साहित्य की नई अवधारणा और साहित्य का नया दायरा, उसमें माध्यम भी शामिल है, उसमें जनमाध्यम भी शामिल है, उसमें लेखक का संदर्भ भी शामिल है, उसके सामाजिक संदर्भ भी शामिल है, उसमें विश्व संदर्भ भी शामिल है। आखिरी 1-2 बात और, इस पर और भी बात करेंगे हम लोग बाद में, क्योंकि अभी सिलसिला शुरू किया है तो अब चलेगा ही है। वो ये कि मध्यकाल को पढ़ने के लिए, मध्यकाल के साहित्य को पढ़ने के लिए, मध्यकाल के बारे में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अरबी फारसी भी आनी चाहिए। सिर्फ जन्म भाषा के साहित्य के जरिए आप मध्यकाल नहीं पढ़ सकते। ये कि मध्यकाल पर जो लोग काम करते रहे हैं, जिन लोगों ने दावे के साथ कुछ कहा है, क्या वो इसमें से किसी भाषा को जानते हैं? आधुनिक काल में सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आपके पास में जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज की गहरी समझ होनी बेहद जरूरी है, और ये बिना मार्क्सवाद के ज्ञान के संभव नहीं है। बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आप मार्क्सवादी हो या ना हो, लेकिन मार्क्सवाद के बिना आप आधुनिक समाज के विकास के नियम और प्रक्रियाओं को आप जान ही नहीं सकते। तो मध्यकाल को पढ़ना है तो अरबी फारसी जाननी जरूरी है। यह कहने से काम नहीं चलेगा वो मुसलमानों की भाषा थी, यह कहने से काम नहीं चलेगा संस्कृत तो पंडितों की भाषा थी, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ के आप मध्यकाल नहीं समझ सकते। अंग्रेजी में पढ़ के और ट्रांसलेशन में पढ़ के आप मध्यकाल अगर समझेंगे तो आपकी दुर्गत ज्यादा होगी। हमारे बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस हैं, उनकी दुर्गत उनकी रचनाओं में भरी पड़ी है। जैसा कि डीपी मुखर्जी ने कहा था कि आप अगर मध्यकाल पढ़ना चाहते हैं तो मध्यकाल को जानने के लिए आपको लोक भाषाओं के अलावा बेहद जरूरी है। सिर्फ लोक भाषाओं के ज्ञान से बात बनने वाली नहीं है। और अभी स्थिति क्या है? अभी तो स्थिति यह है कि अब तो लोक भाषाएं भी हमारे साहित्य के विभागों से बहिष्कृत कर दी गई हैं। तो अब आप कबीर को पढ़ने के लिए आप भोजपुरी तो जानते नहीं है, आप सूरदास को पढ़ने के लिए आप ब्रजभाषा जानते नहीं है, आपकी ब्रजभाषा या भोजपुरी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था नहीं है। आपने कभी कोई क्रैश कोर्स, कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने कराया नहीं उस विद्यार्थी को जो पीएचडी करना चाहता है भोजपुरी के लेखक के ऊपर। आपने उसे अवधि के ऊपर कोई कोर्स नहीं कराया। तो सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर का दृष्टिकोण तुलसी के बारे में या कबीर के बारे में विकसित कैसे करेंगे? क्योंकि वह जन्मभाषा तो जानता ही नहीं है। तो हमारे यहां तुलसी पर जो रिसर्च करते हैं ये वे लोग हैं, इनमें अधिकतर वे लोग हैं जो अवधि नहीं जानते। तो दिक्कत रहेगी। तो सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के लिए जरूरी है कि आप जिस भाषा में काम करते हैं उस भाषा को जानें, जिस युग पर काम करते हैं उस युग को जानें। और हमारे यहां भारत को जानने की तो फुर्सत ही नहीं किसी को, हिंदी भाषी क्षेत्र को जानने की फुर्सत नहीं किसी को। हां, मंत्री का
जानने की फुर्सत है, लेकिन उसे ये फुर्सत नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली अड्डा है लेखकों का और प्रोफेसरों का। पता कीजिए हिंदी के कितने प्रोफेसर हैं या और दूसरे विषय कितने प्रोफेसर हैं जिन्होंने दिल्ली पर शोधपूर्ण ढंग से दिल्ली को समझने और जानने के लिए दिल्ली की सामाजिक सांस्कृतिक जो संरचना है उस पर लिखा। ये चुनौती नहीं है। यानी आप दिल्ली में रहते हुए आप गोरखपुर में क्या हो रहा है वहां पर कविता लिख सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम, आप जेएनयू में पढ़ाते हैं लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि आरके पुरम की बसावट कैसी है, आरके पुरम में लोग कैसे रहते हैं। आपको यह नहीं मालूम कि साकेत से लेकर जहांगीरपुरी तक लोग कैसे रहते हैं और किस तरह की बसावट है। तो हमारे पास जो लेखक है, हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल है, हमारे पास जो टॉप इंटेलेक्चुअल हैं जो कि साहित्य के एकदम जिसे कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, दर्जनों उनके पास किताबें हैं। आप बंगला में जाइए, बंगला में हर लेखक ने लोकल भाषा पर, लोकल साहित्य पर, लोकल कल्चर पर, लोकल बसावट पर जमकर लिखा है और काम किया है। और हिंदी में जाइए आप, डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी नहीं, लेकिन वो 30 मार्क आए, वो सारे उन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। बंगला के लेखक क्यों वजनदार होते हैं? क्योंकि वे अपने जिस समाज में रहते हैं उस समाज पर वो मेहनत करते हैं, उस समाज को जानने की कोशिश करते हैं। तो साहित्य को जानने के लिए जरूरी है कि आप समाज को जानें। सर्वे कीजिए कि जो लेखिकाएं और जो लेखक दिल्ली में रह के कहानियां लिखते हैं और उपन्यास लिखते हैं, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने कभी दिल्ली की बसावट पर कोई एक निबंध भी लिखा। हम दिल्ली को जानेंगे कैसे? यह दिक्कत है, यह दिक्कत है। आप हिंदी में रहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं के बारे में आप डिस्कोर्स नहीं करते, बातचीत नहीं करते, और इसके लिए आपने सारा का सारा मैदान प्रतिक्रियावादी ताकतों के लिए खुला छोड़ दिया है। शर्मा ने कम से कम 2 वॉल्यूम में हिंदी भाषी प्रदेश की संस्कृति और उसके पूरे के पूरे परिदृश्य को लिखा तो है। हमारे तो लिखने की कोई कोशिश ही नहीं करता, कोई जहमत ही नहीं उठाता, गैर जरूरी काम समझते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उन प्रोफेसरों से पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उन विद्यार्थियों के भी सामाजिक चरित्र के बारे में कभी कोई स्टडी की उन्होंने? आप उसे भी देखना नहीं चाहते जो आपकी रोजी रोटी है। यह जो एलिनेशन है, यह एलिनेशन साहित्य की बुनियादी समस्या है। यह वह लेखक है जो यह दावा करता है उसका समाज से लगाव है और जुड़ाव है, लेकिन वह समाज को जानता नहीं है। वो दावे करता है लेकिन समाज को एक्चुअली जानता होता तो लिखता, वो जानता नहीं है। का दृष्टिकोण अपनाएं, भेद न करें। नंबर 3, साहित्य का समाजशास्त्र विकसित करने के लिए जरूरी है कि आप समाज के बारे में गहरी समझ हो आपकी। आप तो समाज के बारे में लिखना ही नहीं चाहते और लिखते ही नाराज हो जाते हैं आप कि आपने ऐसा क्यों लिखा। क्यों नहीं लिखेंगे? पूछा नहीं जाना चाहिए, यह सवाल उठता ही है। हिंदी के इंटेलेक्चुअल से यह सवाल किया ही जाना चाहिए, हिंदी भाषी क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल से सवाल किया जाना चाहिए कि क्या
बाल विवाह और दहेज प्रथा ये समस्याएं हैं कि नहीं है? अगर ये समस्याएं हैं तो क्या आपकी कलम इनके बारे में कभी उन पीड़ितों तक पहुंचती है? आप जानने की कोशिश करते हैं क्यों हो रही हैं ये चीजें? अगर आपने इसे खोला होता, समझा होता, लिखा होता, प्रतिवाद किया होता तो स्थिति कुछ और होती। तो आप तो प्रतिवाद ही नहीं करते, लेकिन आपके पास सारी पुरस्कार हैं। जिस समाज में साहित्य पैदा होता है उस समाज को वे नहीं जानते, और यही वजह है जहां से कि दिक्कतें शुरू होती हैं। पश्चिम के जो साहित्य के समाजशास्त्री हैं, उन्होंने पहले अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, उसकी जड़ों को जानने की कोशिश की। लगातार लिखते रहे वो लोग जितनी शिद्दत के साथ में सिनेमा पर लिखते हैं उतनी ही शिद्दत के साथ में समाज पर भी लिखते हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ में साहित्य पर भी लिखते हैं। आप नामवर सिंह का फिल्म पर लिखा हुआ एक लेख दिखाइए तो क्यों? टैरी गिल्टन फिल्म पर लिख सकते हैं, फ्रेडरिक जेम्सन लिख सकते हैं, नामवर सिंह को समझ। नामवर सिंह ने क्या सिनेमा नहीं देखा? कभी देखा था लेकिन लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लिए साहित्य का मतलब यह था साहित्यिक कृति और साहित्यिक कृतियों में लिखा हुआ साहित्य। जनमाध्यमों में प्रकाशित रचनाएं आपका विषय रही नहीं, तो आपको जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मैंने एक बार उनसे पूछा था, उनका एक लेख है जो उनकी रचनाओं में कहीं आया नहीं है, लेकिन उस जेम्स की मदद ली और मैंने लिखित भाषण पढ़ा था। यह है स्थिति। तो मैं जो आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, साहित्य के समाजशास्त्र के निर्माण के लिए जरूरी है साहित्य के जो प्रचलित, जो रूढ़िबद्ध दायरे हैं, वो लेखक का, साहित्य की अवधारणा का, हिंदी साहित्य के विभागों के रिसर्च, अनुसंधान के, पठन पाठन और रिसर्च की पद्धति का, इन दायरों से बाहर निकलने की जरूरत है। और यही वो जगह है जहां से कि साहित्य के समाजशास्त्र की शुरुआत हो सकती है। और उसका पहला प्रस्थान बिंदु है कि आप जहां रहते हैं, जिस चीज को जानना चाहते हैं, जिस भाषा को जानना चाहते हैं, जिस भाषा में काम करना चाहते हैं, क्या उस भाषा के समाज की भी आपके पास में गहरी समझ है? क्या दूसरे माध्यमों के साथ उस भाषा की जो अंतर क्रियाएं हैं, लेखक की अंतर क्रियाएं हैं, दूसरे मीडियमों के साथ में जो अंतर क्रियाएं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्योंकि साहित्य का समाजशास्त्र इनका अध्ययन करता है। प्रेमचंद की दर्जनों कहानियां हैं जो कि कैमरे से प्रभावित हैं। जब कहानियों में लेखक डिस्क्रिप्शन में जाता है, विवरण में जाता है, ब्यौरे धीरे धीरे बिल्कुल एकदम पेश करता है एक एक करके, तो वो एक तरह से कैमरे के प्रभाव से वह यह काम कर रहा होता है जो कि पहले वो नहीं करता था। आपने कैमरे की भूमिका को कभी समझा ही नहीं, क्योंकि आपके लिए फिल्म मीडियम एक जरूरी मीडियम नहीं था। तो साहित्य का जो समाजशास्त्र है वो उसके लिए रेडियो हो, टेलीविजन हो, फिल्म हो, ये तमाम माध्यम उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके साथ में साहित्य की अंतर क्रियाएं, एक दूसरे के बीच में प्रभाव का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण तब मानेंगे जब आप साहित्य देखेंगे। आप करते क्या हैं? आप टीवी देखने वाले को घटिया मानते हैं, आप किताब पढ़ने वाले को अच्छा मानते हैं। अच्छा बताइए, आप टीवी नहीं देखेंगे, सिनेमा नहीं देखेंगे, तो आप ये जान कैसे पाएंगे कि साहित्य पर जनमाध्यमों का क्या असर पड़ रहा है?
मेरे लिए साहित्य के अध्ययन के लिए तुलसीदास के रामचरितमानस उतनी ही मूल्यवान है जितना कि किसी भी गायक के द्वारा तुलसी के ऊपर तैयार किया गया ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं वीडियो कैसेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, रामचरितमानस गीता पर गोरखपुर में छापी वो महत्वपूर्ण है, नहीं। माध्यमों के अंतर क्रियाएं, माध्यमों के एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट, इनका अध्ययन अध्यापन करना साहित्य के समाजशास्त्र का लक्ष्य है। अभी इस दायरे में तो अभी हम लोग दाखिल ही नहीं हुए। अभी तो हम कहानी में व्यस्त हैं, कविता में व्यस्त हैं, उपन्यास में व्यस्त हैं और उसी में खुश हैं। हमने कभी इसके गंभीरता से पड़ताल भी नहीं की क्या हमारी कविता, कहानी, उपन्यास जो है वो ठीक से उस नए आधुनिक पैराडाइम के अनुरूप लिखी भी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही है। क्योंकि साहित्य के समाजशास्त्र में दाखिल नहीं होना चाहते, उसके नए आलोचकों को केंद्र में नहीं लाना चाहते, उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। और यही वह जगह है जहां से कि मुश्किलें शुरू होती हैं।